सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन में। और यहाँ पे हमारे 11th और 12th के चैनल पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि डायमेंशंस क्या होते हैं, सेकंड लेक्चर में बात की थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की, और थर्ड लेक्चर में बात की थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम इसकी लास्ट यानी कि थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है। पहली एप्लीकेशन क्या थी, अगर आप याद करें तो पहली एप्लीकेशन थी कि कैसे हम लोग यूनिट्स को चेक कर सकते हैं कि भैया वो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं डायमेंशनली। सेकेंड एप्लीकेशन थी कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS से CGS जा सकते हैं या CGS से MKS जा सकते हैं। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो है हाउ टू डिराइव फॉर्मूले, यानी कि फॉर्मूले कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब फॉर्मूलों की डेरिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, ज़रा एक बार इस पर गौर फरमाइएगा। लेट अस सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मास पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर डिपेंड करती है। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि हाँ यार ये इन पर डिपेंड करती है, लेकिन फिजिक्स में फॉर्मूले आने से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हमारे पास आता है तो हमें क्लियर होता है कि वो चीज़ किस पर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला नहीं आया था तो सब ये मानते थे कि ठीक है काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, बट कैसे करती है किसी को पता नहीं है। इतना पता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो शायद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया विच इज़ हाफ mv², तो समझ में आ गया यार कि ठीक है अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी, और ऐसे अगर हम वेलोसिटी को 5 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 25 टाइम्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि फॉर्मूला आने से हम और बेहतर तरीके से उस क्वांटिटी को जज कर पाते हैं और बेहतर तरीके से उस क्वांटिटी को पढ़ पाते हैं। अब ये बात तो चलो समझ में आती है यार, लेकिन हम फॉर्मूले को डिराइव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, बात करेंगे। और एक तरीका होता है ग्राफ की मदद से। जैसे आपको याद हो 9th क्लास में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी v = u + at, s = ut + ½ at², ये वाला जो हिस्सा था अगर आपको याद हो तो आपने ग्राफ से डिराइव किया था। और एक होता है मैथमेटिकली इक्वेशंस, पिछले प्रीवियस फॉर्मूले, इन सब के इस्तेमाल से हम डेरिवेशन करें, जो कि हम करते ही आए। जैसे हमने सीरीज पैरेलल सर्किट में फॉर्मूला डिराइव किया था 10th क्लास में, या फिर 9th में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, 9th में F = ma डिराइव किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव किया है। तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशन तो हम करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए फॉर्मूला डेरिवेशन कोई नया कंसेप्ट है। फॉर्मूले की डेरिवेशन हम बहुत पहले से ही करते आए हैं, लेकिन अब हम लोग फॉर्मूले की डेरिवेशन करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। अब जब हम पहला फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या हो रहा है, फिर दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, फिर ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी, चौथे में आप खुद बोलोगे कि हम ही कर लेते हैं, लेकिन कराऊंगा मैं ही, फिर पांचवा आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले हैं, क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप ये समझना कि क्वेश्चन आएंगे, आपको एक चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करने को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने को बोला। लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी में डिपेंड्स ऑन, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे भी। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है मास पे, और साथ ही साथ वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। अच्छा एक बात और, अभी तो आपको फिलहाल शायद पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि फॉर्मूला क्या आने वाला है। तो यहाँ पे भी यही मान के चले कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आता, एज्यूमिंग दैट आप अनअवेयर हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको नहीं आता, क्योंकि आगे जाके ऐसे भी फॉर्मूले आने वाले हैं जिनमें आपको नहीं पता होगा कि आपको फॉर्मूला क्या मिलने वाला है। यहाँ तो आपको पता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी पे, ये बात ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि पावर ऑफ मास x, हमें ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है, बट कैसे कर रहे हैं हमें ये नहीं पता, उसकी पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है,
माइनस में अगर पावर माइनस में हो गई तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर प्लस में हुई तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो पावर ऑफ मास हमने मान ली x, और ऐसे ही पावर ऑफ वेलोसिटी हम मान लेंगे y। तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल आ जाएगा m की पावर x के और v की पावर y के। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और हमें x और y की वैल्यू प्लस में ही मिल जाती है, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, और माइनस में मिलती है तो इसका मतलब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। वो तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि k लगा दिया मैंने। m की पावर x है और v की पावर y है। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, जो कि इन्होंने हमें डेटा दिया है, अगर वो करेक्ट है तो LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, है ना। इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ RHS के। अब LHS में कौन बैठा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं ml2 t-2, क्योंकि एक एनर्जी है और एनर्जी के डायमेंशंस क्या रहते हैं? ml2 t-2। RHS में k है, k के कोई डायमेंशन नहीं होते। m के लिए मास की पावर x और वेलोसिटी आ गया LT-1 की पावर y। मास के लिए x आ गया और वेलोसिटी के लिए LT-1 की पावर y आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ml2 t-2। अब आपको RHS को कब तक सॉल्व करना है? जब तक वो भी MLT की फॉर्म में ना आ जाए, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो आपको उसको भी, यानी LHS तो आपका हमेशा MLT की फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज आप सीधा डायमेंशन डाल दोगे, और RHS को भी आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक वो MLT की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो m की पावर x हो गया, l की पावर y हो गया और t की पावर -y हो गया। तो ये भी MLT की फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है? अब आपको करना है कंपेयर। ये भी MLT की फॉर्म है, वो भी MLT की फॉर्म में। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इन्हें कंपेयर कर देता हूं तो m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे m की पावर x है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। ऐसे ही m यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, वहाँ पे y है, तो y की वैल्यू भी सीधा सीधा क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिंपल है। बोलो यहीं पे कर लेते हैं। चलो, पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा k m की पावर x, जो कि हमारे पास 1 आया, और v की पावर y, जो कि हमारे पास 2 आया है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? k m v²। अब वैसे उसूलन आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पहले से फॉर्मूला जानते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट सवाल दूंगा, वहाँ पे आप पहले से फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, तो उस केस में, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि कांस्टेंट क्या। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला k mv² आ गया और इस k की वैल्यू को हम हाफ को, यानी ये k की वैल्यू हाफ है, बट ये लिखना गलत है। k की वैल्यू हाफ ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो हम अननोन है इस चीज़ को लेके कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये बात हमें पता है कि यहाँ पे k क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हम इस चीज़ को लेके बिल्कुल अनअवेयर हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर 10% भी समझ में आया तो भी बहुत है, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन करेंगे चीज़ें और समझ में आएंगी। पहली बात तो ये एनसीईआरटी का सवाल है। चलो अगला सवाल लेते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ, हाँ, कोई ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिसके बारे में आप ना जानते हो, है ना। चलो ऐसा कुछ लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक power of a charge depends on force and velocity of it, derive
its formula dimensionally। अगर आपके पास, अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो आपको सबसे पहली बात तो बोल रखा है जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका फॉर्मूला किस किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पे और वेलोसिटी पे। अब हो सकता है आपको पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में पता हो, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में नहीं पता होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पावर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में नहीं पता होता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि फॉर्मूला क्या आने वाला है। पिछले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें पता ही था कि फॉर्मूला क्या आएगा, m की पावर क्या आएगी, v की पावर क्या आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यही नहीं पता कि फॉर्मूला क्या आने वाला है, तो हम फेयर तरीके से खेलेंगे। सबसे पहली बात तो लेट कर लेंगे जो पावर ऑफ, यानी जो फॉर्मूला आएगा उसमें जो फोर्स की पावर होगी ऊपर उसको हम x मान लेते हैं, और पावर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर को हम लोग y मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगी फोर्स की पावर x के और वेलोसिटी की पावर y के। अब अगर मैं यहां से क्या हटा देता हूं, प्रोपोर्शनल का साइन और इक्वल लगा देता हूं, तो वो ये k आ गया कांस्टेंट, जहां पे फोर्स की पावर क्या आ गई x और वेलोसिटी की पावर क्या आ गई y। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं ऑब्वियसली बात है इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। चलो अब आप मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ क्या कहीं पे भी आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या आएगा। सोचो अगर x की वैल्यू मतलब मुझे तो पता है ना फॉर्मूला क्या आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक पावर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर है वो फोर्स के स्क्वायर टाइम्स हो गई, मतलब फोर्स को दुगना करूंगा तो पावर 4 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पावर में फोर्स में जो पावर है उसकी वैल्यू -1 आ गई तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पावर क्या आएगी हमें नहीं पता है, और उसी से हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो बनेगा। बट अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन LHS के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हो जाएंगे किसके, RHS के डायमेंशंस के। डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर हो जाएंगे डायमेंशंस ऑफ RHS के। तो अगर ऐसा है तो LHS के डायमेंशन में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। पावर के डायमेंशंस, पावर का कोई भी पावर हो, चाहे वर्क डन अपॉन टाइम हो, चाहे कोई भी हो, उसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। ml2t-3 डन है। यहाँ से फोर्स के डायमेंशन बिकॉज कांस्टेंट के कुछ नहीं होंगे, mlt-2 की पावर x, और यहाँ से वेलोसिटी यानी lt-1 की पावर y। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ml2t-3 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास m की पावर x, l की पावर x प्लस y और t की पावर -2x -y। ठीक है जी, मैंने आपको क्या बोला, ये तो हमेशा mlt की फॉर्म में ही आएगा। इससे आप कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक कि mlt की फॉर्म में आ नहीं जाता। ठीक है, अभी mlt की फॉर्म में आ गया तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें बच्चों, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है x, तो सीधा सीधा x तो हमारे पास 1 ही आ गया। डन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो l की वैल्यू क्या है 2, और वहाँ पे l क्या है x प्लस वाई, तो हिसाब से x की वैल्यू तो आ गई 1, तो y भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x भी हमारे पास 1 आ गया और y भी हमारे पास क्या आ गया 1। अब x भी 1 है, y भी 1 है, तो बस इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, तो पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, x और y को फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा कि f की पावर x विच इज 1 और वेलोसिटी की पावर भी 1, यानी कि हमारे पास दोनों की पावर क्या आ गई 1। तो इलेक्ट्रिक पावर का बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया कि फोर्स इनटू में वेलोसिटी। अब अगेन यहाँ पे जो हमारे पास के हो गया वो एक कांस्टेंट हो गया।
जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब आप 5th चैप्टर 6th चैप्टर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब कि के की वैल्यू 1 होती है। बट अभी तो नहीं पता ना आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमें पता ही था कि के की वैल्यू क्या होती है हाफ, तब भी हमने नहीं लगाई। यहाँ तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले चैप्टर में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, अगले चैप्टर में नहीं, इलेक्ट्रिक वर्क एनर्जी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आएगा फोर्स इंटू में वेलोसिटी। तो कांस्टेंट जो है वहाँ पे वो आएगा ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसा भी होता है कांस्टेंट 1 आता है, लेकिन अभी इस केस में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे केस आ गया कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ एक ही टर्म में आएगी, चीज़ें 3 फॉर्मूले के रूप में भी आ सकती है ना। एक 3 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर पावर मान लो -1 आती तो क्या होता, तो ये डिवाइड में चला जाता है ना। एक माइनस वाला भी करते हैं, चलो अब माइनस वाला क्वेश्चन लेना इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको ये ना लगे कि भैया हर बार आंसर प्लस में आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक बहुत प्यारे क्वेश्चन पर चलेंगे एनसीईआरटी के, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ नई नई चीज़ सिखा देगा आपको। जैसे कि अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड फोर्स। अभी 2 वाले लेते हैं पहले, फिर 3 वाला आगे कर लेंगे। मास एंड फोर्स डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली, डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। आपको इसका फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली क्या करना है बच्चों, डिराइव करना है। अब इस केस में आप अगर देखें तो सबसे पहली बात तो वही करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है और फोर्स पर डिपेंड करता है। तो लेट कर लेंगे पावर ऑफ मास, जो मास की पावर है उसको x मान लेंगे, और ऐसे ही पावर ऑफ क्या बच्चों, फोर्स की पावर को हम लोग y मान लेंगे। मास की पावर को हमने x मान लिया, फोर्स की पावर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी m की पावर x और फोर्स की पावर यानी f की पावर y। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर x आ जाएगा और f की पावर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब इस हिसाब से अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास x और y की वैल्यू बस हमें निकालनी है। हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला पहले से ही पता हो, बट ठीक है, इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। इफ़ वही वाली बात, इक्वेशन इज करेक्ट, देन अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तो LHS के डायमेंशंस किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, RHS के डायमेंशंस के। LHS और RHS के डायमेंशंस बराबर रख क्यों रहे, वो तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हम अगर ये मान के चल रहे कि ये इक्वेशन करेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है LHS और RHS के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी ईजी है। इसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे हम, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। तो LHS में हमारे पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस होते हैं, पहले तो लिख देते हैं कि LHS के डायमेंशंस बराबर होंगे RHS के डायमेंशंस के। अब LHS में एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस m0 L t-2 होते हैं, आई होप आपको याद हो। और यहाँ पे RHS में m की पावर हमारे पास x है और वहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स के लिए mLt-2 की पावर y है। यहाँ से कंपेयर किया तो m की पावर 0 Lt-2 के लिए इसको भी आपको mLt की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो m की पावर x प्लस y आ जाएगा, l की पावर y आ जाएगा और t की पावर -2y आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास l की वैल्यू 1 है और यहाँ से l की वैल्यू y है, तो यहाँ से y तो 1 आ गया। अब m की पावर यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे x प्लस y है, उस हिसाब से हमारे पास x जो है वो तो निकालना है और y हमारे पास 1 आया था, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, -1। अब x की वैल्यू -1 आ गई। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है उसमें जो x है यानी मास है वो डिवाइड में आएगा। आओ एक बात देखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट कर देते हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k, m की पावर x आया था और फोर्स की पावर y विच इज 1 आया था।
है ना भाई। तो अब यहाँ पे हम क्या समझे कि के फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा, बिकॉज जिसकी पावर माइनस में हो जाएगी वो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा के एफ बाय एम, वेयर अगेन के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये जो सवाल हमने यहाँ पे किए ये काफ़ी तीनों के तीनों बहुत इजी सवाल थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। यहाँ पे हम लोगों ने बात की किसकी, एक्सेलरेशन की, फोर्स अपॉन में मास के टर्म्स में। यहाँ पे हमने बात की पावर की, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये तो बहुत ही आसान था। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहली बात देखो, हमारा मकसद तो ये वाला सवाल है, दिस इज एक्चुअली मास्टरपीस। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ या इससे मिलते जुलते सवाल, ये तो मास्टरपीस है ही। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक सवाल और करते हैं। सवाल क्या है कि इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फोर्स, mass of string and length of string, again वही, derive its formula dimensionally। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले से लिख के इसलिए नहीं लाया क्योंकि इस टॉपिक में फ्लो देखना होता है किस प्रकार से बन रहा है, कि भाई कैसे कौन सा सवाल हम लोग जो है किस लेवल पे कर पा रहे हैं सॉल्व। मतलब ऑफलाइन की वो हैबिट है, ऑफलाइन में हम बच्चों को देख देख के यार ठीक है समझ में आ रहा नहीं तो पहले और इजी कराए फिर और डिफिकल्ट पे जाए, ऐसा रहता है। चलो फिलहाल अगेन हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, अब इसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा क्योंकि ये 11th क्लास में वेव चैप्टर में ऑसिलेशन में आएगा बहुत दूर। बट अभी के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कह रहे हैं फोर्स पर डिपेंड कर रही है, उस स्ट्रिंग पे जिसमें हम साउंड पैदा कर रहे हैं, गिटार का स्ट्रिंग मान लो, उसके मास पे और उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तीन चीजें, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आने वाला, देखना भी। तो लेट कर लेते हैं, पावर ऑफ फोर्स, फोर्स की पावर मान लेते हैं x, पावर ऑफ मास मान लेते हैं y, और पावर ऑफ लेंथ मान लेते हैं हम लोग z। अगर ऐसा करते हैं तो जो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x, m की पावर y एंड l की पावर z। ऑब्वियसली बात है ना भाई। अब वेलोसिटी जो है यानी कि जो v है वो आ जाएगा k टाइम्स f की पावर x, m की पावर y और l की पावर z। अब इस बार पहली बात तो तीन वेरिएबल भी हो गए, अभी तक हमने दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए, तो यहाँ पे आपको पहली बात तो तीन वेरिएबल मिल गए। उसके बाद कुछ और भी नया देखने को मिलेगा। अगेन वही घिसी-पिटी लाइन, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन जो LHS के डायमेंशंस हैं बच्चों वो बराबर हो जाएंगे किसके, RHS के डायमेंशंस के। अब LHS में कौन बैठा हुआ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 LT -1, है ना। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 LT -1। और RHS में कौन बैठा हुआ है, RHS में बैठा हुआ है फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस mLT -2 की पावर x। अच्छा, मास के डायमेंशंस m की पावर y। अच्छा, l के डायमेंशंस बच्चों, l मतलब लेंथ, लेंथ के डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास, z, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास m0 LT -1, तो ये आ गया हमारे पास m की पावर x प्लस वाई, l की पावर x प्लस z, है ना, और t की पावर -2x। तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम x निकाल पाएंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि ये भी MLT की फॉर्म में आ गया, ये भी MLT की फॉर्म में आ गया। तो ऑन कंपेयरिंग अगर हम इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से t की पावर -1 है और वहाँ से t की पावर -2x है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। लेकिन एक कमाल की बात जो आपको दिखी है वो ये है कि जो पावर आ गई है वो माइनस में आ गई है। जो पावर आ गई है फ्रैक्शन में आ गई है, माइनस में तो आ ही सकती है लेकिन पावर फ्रैक्शन में आ गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ऑल्सो अभी आप देखो एक पावर माइनस में भी आएगी और फ्रैक्शन में भी आएगी, लेकिन ऐसा क्या करना है, पावर हाफ का क्या करना है, शायद समझदार बच्चा समझ गया हो कि हाफ पावर का मतलब उसको हम अंडर रूट बना देंगे, है ना। आओ देखते हैं फिर भी। यहाँ पे अब हमारे पास m की पावर 0 है और यहाँ पे x प्लस वाई है। अब x की वैल्यू हमारे पास जैसे कि हाफ आ चुकी है, तो कुल मिला के हमारे पास जो y है वो क्या आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा। जो y है वो हमारे पास आ जाएगा -हाफ। डन, ठीक है, x आ गया, y आ गया। अब z तो आ ही जाएगा, कैसे, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x प्लस z है, तो हमारे पास x आ चुका है, यहाँ से अगेन हाफ,
और ये z है, तो z भी आ जाएगा हमारे पास हाफ। अब यानी पहली बात तो तीनों की पावर हमारे पास हाफ आ गई है, तीनों अंडर रूट में जाने वाले। लेकिन अगर आप देखें तो y की वैल्यू माइनस में भी है। अब इन वैल्यू को अगर हम पुट करें, पुटिंग x, y एंड z इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू के, f की पावर शायद हमने x मानी थी, एक बार चेक कर लेते हैं, m की पावर y मानी थी और l की पावर हमने z मानी थी। तो के फोर्स की पावर, मास की पावर और l की पावर। अब आप देखो तो फोर्स की पावर हमारे पास क्या आ गई है, x यानी कि हाफ। m की पावर हमारे पास शायद माइनस में आई होगी बच्चों, विच इज माइनस हाफ, यस। और ये हमारे पास थोड़ा दूर दूर लिख देगा, नहीं दिख रहा है तो फोर्स की पावर हाफ आ गई है, m की पावर माइनस हाफ आ गई और l की पावर हाफ आ गई है। अब पहली बात तो जिनकी भी पावर माइनस में आती है हम उनको डिवाइड में लिख देते हैं, यानी कि m की पावर हाफ ऐसे लिख देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं हाफ जो है उन सब, पहले इन सब की पावर अगर हाफ है तो f इंटू में l अपॉन में m, इस पूरे की पावर हाफ लिख दूं, और पूरे की पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट एफ एल बाय एम आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी का, वेयर के इज व्हाट, कांस्टेंट। जहां पे जो के है बच्चों ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पे के हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो जाएगा। डन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा काम जो है वो चलेगा। ओके अब इस वाले क्वेश्चन में क्या अलग था, पहली बात तो पावर तो माइनस में आई, दूसरी बात में 3 वेरिएबल के साथ काम किया, तीसरी बात पावर हाफ में आई। अब पावर हाफ में आई इसका मतलब उस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं अंडर रूट है। मान लो किसी की पावर 3/2 आ जाए तो बस फिर तो उसकी पावर 3/2 डाल देंगे हम, या फिर क्यूब रूट ऐसे कुछ कर देंगे, मतलब वो फिर अलग अलग खेल है, लेकिन हाफ से अलावा तो कुछ आएगा नहीं। अब जैसे कि ये वाला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिमार्केबल सवाल है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस सवाल को अभी खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। मैं नहीं रोकूंगा वीडियो, आप खुद से इस वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, और एक भयंकर सी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें खुद से, तो मज़ा आएगा। बट अगेन क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रिमार्केबल एग्जाम्पल है। कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कह रहे हैं मास, उसके जो बॉब, हम जो बॉल नीचे लेते हैं उसको बॉब बोलते हैं, उसके मास पर डिपेंड करता है, मान लो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि छोटे जी, जिसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, 9.8 जिसकी वैल्यू होती है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब आपको उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, अगेन वही सेम प्रोसेस है, पावर ऑफ मास, मास की पावर x मान लेंगे, पावर ऑफ लेंथ, लेंथ की पावर y मान लेंगे, और पावर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z मान लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x आ जाएगा, l की पावर y आ जाएगा और g की पावर z आ जाएगा। हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, यानी एक पेंडुलम को अगर मैं ऑसिलेट कराता हूं तो वो कितनी देर में पूरा एक साइकिल कवर करता है, क्या उसके मास पर डिपेंड करता होगा? क्या भारी पेंडुलम और हल्का पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम होगा या अलग होगा? तो ज़्यादातर बच्चों का जब इस सवाल में ऑफलाइन में पूछता हूं तो वो कहते हैं अलग होगा, भारी वाला धीरे ऑसिलेट करेगा, हल्का वाला तेज। बट कमाल की बात यह है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पे डिपेंड ही नहीं करता। अब इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने तो बोला है कि मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास की जो पावर है विच इज एक्स, वो 0 आ जाएगी। 0 का मतलब सिर्फ क्वेश्चन में उन्हें ऐसा लगा कि वो मास पर डिपेंड करता है, बट करा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं ऑफलाइन में, आपको पता है शायद मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के साथ कराता हूँ ऑफलाइन में और कुछ हद तक ऑनलाइन में, तो वहाँ पे हम लोग कुछ हद तक ऑनलाइन मतलब जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बैच साथ चलते हैं, जिसको आप बिलीवर बैच कह लो, वहाँ ऑफलाइन में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो तो ऑनलाइन में लाइव स्ट्रीम हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ऑसिलेशन में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, जहाँ पे हम एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम में पहले एक हल्की बॉल या एक बॉल टंगाते हैं और फिर उसे ऑसिलेट कराते हैं, और फिर उसी की जगह अगर हम 2 बॉल लगा दें और फिर ऑसिलेट कराएं, टाइम पीरियड सेम आता है। इसके ऊपर वीडियो मैंने साइंस एंड फन पे भी डाल रखी है,
मतलब कहने का ये है कि ऐसा लगता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पर डिपेंड करता होगा, बट जब प्रैक्टिकली करने जाओ तो वो मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। अब उसको हम एक तो करके भी देख सकते हैं और एक उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। आओ समझ लो फिर से वही, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन LHS के डायमेंशंस बराबर हो जाएंगे RHS के डायमेंशंस के। LHS के जो डायमेंशंस हैं वो RHS के डायमेंशंस के बराबर हो जाएंगे। LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि इक्वेशन करेक्ट है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो टाइम पीरियड आ गया, इसके तो डायमेंशन M0 L0 T1 आ जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ टाइम पीरियड है। यहाँ पे K के कोई डायमेंशन नहीं है, M की पावर क्या आ गया? X आ गया, L की पावर क्या आ गया? Y आ गया, और G मतलब एक्सेलरेशन विच इज LT-2 की पावर Z आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो M0 L0 T और यहाँ पे आ जाएगा M की पावर X, L की पावर Y प्लस Z और T की पावर -2Z। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे M की पावर X है, यहाँ पे M की पावर 0 है, X पहली बात तो 0 आ गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ऐसा फैक्टर भी वो दे सकते हैं जो हो सकता है उस फैक्टर पर डिपेंड ना करता हो। तो कोई बात नहीं, आपको बस डेरिवेशन करनी, अपने आप उसकी जो पावर है वो 0 आ जाएगी। तो मतलब पावर 0 आ जाए इसका मतलब कुछ गलती नहीं की हमने। पावर 0 का मतलब है वो बोल तो रहे हैं कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलो, x की पावर हमारे पास फिलहाल क्या आ गई है? 0 आ गई है। अच्छा, अब यहाँ से L की पावर 0 है और यहाँ से L की पावर y प्लस हमारे पास क्या है? Z है। तो x यहाँ पे अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू, अच्छा इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, या तो इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लें, या पहले t से ही सॉल्व कर लें, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 है और यहाँ से -2Z है, तो Z की वैल्यू हमारे पास -½ आ गई। अगेन यहाँ पे भी पावर माइनस में आ गई और हाफ भी आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे L की पावर क्या है? 0 और यहाँ पे क्या है? Y प्लस Z। अब हमारे पास जो Z है वो हमारे पास -½ आ चुका है, तो Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। अगेन अब हमें क्या करना है बच्चों? तो पुटिंग X, Y एंड Z इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? टाइम पीरियड इज इक्वल टू K, M की पावर X, L की पावर Y, M की पावर X, L की पावर Y, G की पावर Z। अब हमारे पास M की वैल्यू तो 0 आ गई है, L की वैल्यू हाफ में, यानी कि हमारे पास L की वैल्यू प्लस में हाफ आ गई है ना, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में हाफ आ गई है। तो माइनस वालों को तो हम नीचे ले जाते हैं और जिनकी पावर 0 है उनको तो हटा ही देते हैं। तो L बाय G, इसकी भी पावर हाफ, इसकी भी पावर हाफ। अब हाफ है तो दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो L बाय G की पावर ओवरऑल हाफ। अब ओवरऑल हाफ का मतलब क्या होता है भैया? अंडर रूट होता है। तो टाइम पीरियड आ गया K अंडर रूट L बाय G। अब जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे जब आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करोगे मैथमेटिकली, क्योंकि मैंने आपको पता है फॉर्मूला डिराइव करने के हमारे पास 3 तरीके 4 तरीके होते हैं, जिनमें से एक मैथमेटिकली भी होता है। तो अभी तो हम डायमेंशनली कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली जब आप फॉर्मूले को डिराइव करोगे तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2 पाई होगी। बट सॉरी, बट अभी के लिए हमें ये कॉन्स्टेंट नहीं पता, तो हम लिख देंगे K इज कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब ये है यार कि ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये हमें फॉर्मूला तो डिराइव करके दे देता है, लेकिन हमें ये कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो नहीं देता। इससे हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं मिलती, और यही देखा जाए तो इसकी लिमिटेशन भी है। अभी हम लिमिटेशन पे भी आज आ रहे हैं। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस खत्म कर देंगे ताकि अगली क्लास से हम लोग एरर्स के बारे में बात करना शुरू कर सकें। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक निपटा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे अगेन एक सवाल पूछता हूँ कि आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, आपने ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर लिए जिनके फॉर्मूले आपको पहले से पता हैं, या ऐसे भी कर लिए जिनके फॉर्मूले आपको नहीं पता हैं। लेकिन आपके हिसाब से इस प्रोसेस की क्या लिमिटेशन है? मतलब इस प्रोसेस से अगर हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं तो इससे क्या लिमिटेशन आएगी? मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं लिमिटेशंस ऑफ डिराइविंग फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि दिस मेथड, इस मेथड से फॉर्मूला डिराइव करने के क्या नुकसान हैं? मतलब नुकसान तो नहीं कहूँगा, क्या ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहला तो आपको पता है कि वी कैन नॉट
गेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी नहीं, हम कॉन्स्टेंट्स को डिराइव ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर आपके फॉर्मूले में कहीं पे किसी भी इक्वेशन में प्लस या माइनस आता है तो ये इक्वेशन आप जैसे कि मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब LHS और RHS में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प नहीं करेगा डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि उसके लिए LHS में एक टर्म होनी चाहिए और RHS में एक, तभी वो डायमेंशन निकाल पाता है। अदरवाइज आपको पता है LT -1 LT -1 LT -1 ही हो जाएगा। LT -1 में LT -1 ऐड करेंगे तो LT -1 ही हो जाएगा। तो ओनली वैलिड फॉर सिंगल टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड पे एक एक टर्म होनी चाहिए, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। हमारी दोनों साइड पे टर्म एक एक ही होनी चाहिए। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू, इन्हें आप डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड, अगर आपकी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, जैसे कि आपको आगे जाके कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे एक फॉर्मूला बहुत फेमस है टॉर्क का, जो कि आएगा आपके पास fx साइन थीटा, उसमें साइन थीटा आता है। वर्क में fx कॉस थीटा आ जाएगा, उसमें कॉस थीटा आता है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फॉर्मूले मिलेंगे जहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आता है। तो उन फंक्शंस को भी आप डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डायमेंशनलेस होते हैं, उनके भी कोई डायमेंशन नहीं होते। और जिस चीज़ के भी डायमेंशन नहीं होते वो इस इक्वेशन में इस तरीके से पता लगा ही नहीं सकते आप। कैसे? डायमेंशंस जब उनके है ही नहीं तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव कैसे करोगे आप, है ना। तो वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूले हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके फॉर्मूले में हैं तो इन तरीके से हम उसे डिराइव नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो इसी इसके आगे और आगे लिमिटेशन ले लें। अगर आपकी इक्वेशन में कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे अगर आपको शायद याद हो एक कांस्टेंट आया था कैपिटल G 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में, G m1 m2 बार स्क्वायर, वहाँ जो कैपिटल G था उसके डायमेंशंस होते हैं, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, या आगे जाके प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। अभी तक हमें ऐसा लगता है कि कांस्टेंट्स के डायमेंशन नहीं होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। चाहे आप ये कहीं पॉइंट लिख लीजिए, नॉट ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, आप नोटिस करो, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं k है, इसके तो कोई डायमेंशन ही नहीं होंगे। फिर हम कह रहे हैं ये भी एक k है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। हमेशा हम k को डायमेंशनलेस मार रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कांस्टेंट्स आते हैं या होते हैं जिनके एक्चुअली में डायमेंशंस होते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हर कांस्टेंट को डायमेंशनलेस मान रहे हैं, बट ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे, अभी आपको शायद उनके नाम नहीं पता, लेकिन आगे जाके पता चल जाएंगे, लिख लो। देयर आर सम कांस्टेंट्स व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारे ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो कांस्टेंट्स तो हैं लेकिन इनके डायमेंशंस होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे हमारी तीसरी एप्लीकेशन खत्म होती है, यानी हाउ टू डिराइव फॉर्मूले। और इसी के साथ हमारे आप कह सकते हो चैप्टर में हमने डायमेंशंस को पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग एरर्स को पढ़ेंगे और एरर्स में 2 क्लास लगेंगी और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एरर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।